नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी सही होंगे। और आज की इस विशेष मास्टर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों से माफी चाहूंगा अगर मेरी स्क्रीन पर आपको जरा सा जो है ब्राइटनेस अगर ज्यादा महसूस हो रही है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर जो है पावर कट की प्रॉब्लम है। और बाकी की सारी चीजें मैनेज्ड हैं। आई थिंक सो। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स जल्दी से। कम टू द चैट बॉक्स प्लीज। कम टू द चैट बॉक्स प्लीज। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। चैट सेटिंग्स को, क्योंकि हमारी कुछ कमियों की वजह से पैनलिस्ट ऑप्शन हमारा ऑफ हो गया है। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स जल्दी से। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू आर नाउ एबल टू कमेंट इन द चैट बॉक्स। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से ऑडिबल है। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स जल्दी से सभी पार्टिसिपेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैनलिस्ट ऑप्शन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऑफ है, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि आज की मास्टर क्लासेस के बाद जो है सुधार लिया जाए। क्योंकि जब भी उसको देखने का समय आता है तो उस समय कोई ना कोई मास्टर क्लास होती है, बीच में समय नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो उन सभी को लेकर तैयारियों में व्यस्तताओं और विजिट्स को लेकर थोड़ी सी समय की जो कंजेशंस बनी हुई हैं, उसके साथ पूरा प्रयास रहता है कि आपके साथ जो वादा किया गया है उसको समय से जो है पूरा किया जाए। आज का दिन बहुत विशेष होने वाला है। आज लगातार 3 मास्टर क्लासेस, एक जो आप अभी अटेंड कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसी सभी योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी संस्था को मालामाल बना देंगी। ध्यान से ध्यान दीजिएगा सभी पार्टिसिपेंट्स। आई थिंक सो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मुझे नहीं पता कि कौन पार्टिसिपेंट्स किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, संबद्ध संस्थान से है या गैर संबद्ध संस्थान से, एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। जिन संस्थाओं ने 17 और 18 दिसंबर को अपना ग्रांट एप्लीकेशन किया था, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट शाम को 3 बजे वाली क्लास के अंदर शेयर किया जाएगा। और रात्रि 8 बजे आपकी 26 डेज जो लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लासेस हैं, नॉन प्रॉफिट सक्सेस की जो मास्टर क्लासेस हैं, उसके डे 2 की क्लास आज रात्रि 8 बजे जो है ली जाएगी। होप सो कि अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा हैं तो रात्रि 8 बजे हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी 26 डेज नॉन प्रॉफिट सक्सेस चैलेंज के अंदर, जिसमें आज हम दूसरे दिन का टॉपिक लेकर चलेंगे। अगर आप 17 और 18 दिसंबर के एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 17 और 18 दिसंबर को सीएसआर ग्रांट एप्लीकेशन कैंप में अपना प्रपोजल सबमिट किया था, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट्स शाम को 3 बजे वेट कर रही हैं। उम्मीद करूंगा कि आपकी मेरी फिर से मुलाकात होगी शाम को 3 बजे विशेष क्लास के दौरान। आज की इस क्लास को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आपके उस मैसेज में एक जानकारी आपके साथ शेयर की गई थी कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज की इस मास्टर क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनमें से पहले 50 पार्टिसिपेंट्स को विशेष योजना के तहत कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मैं उन सभी 50 पार्टिसिपेंट्स का नाम भी अनाउंस करूंगा इसी मास्टर क्लास में। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। ऐसी योजनाएं जो संस्थाओं को बना देती हैं मालामाल। इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी योजना आपकी संस्था के लिए बेनिफिशियल तभी साबित हो सकती है जब आप उस संबंधित परिक्षेत्र में, उस संबंधित सोशल सेक्टर में कोई ना कोई वर्क
कंडक्ट कर रहे हो, कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी पहले से होती आ रही हो, तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम उस पर्टिकुलर परिक्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो, संबंधित विषय पर, संबंधित सोशल इंटरवेंशन पर काम करने के लिए हमारे बायोलॉजी में उस महत्वपूर्ण गतिविधि को स्थान दिया गया हो। लाइक इन द सेंस, अगर मैं बात करता हूं जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में गरिमा गृह की, आप सभी को पता है गरिमा गृह जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए वर्क करता है, तो आपके बायोलॉजी में मेंशन होना चाहिए कि आपकी संस्था ट्रांसजेंडर पर वर्क करती है, तभी आप उस काम को कंडक्ट कर पाएंगे, उससे रिलेवेंट आप वर्क अपनी संस्था में कंडक्ट कर पाएंगे, और तभी इस प्रकार की कोई भी योजना जो आपके ऊपर लागू होती है वो तभी उसी केस में लागू होती है जब आप उस पर्टिकुलर परिक्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए विशेष रूप से 26 डेज नॉन प्रॉफिट सक्सेस चैलेंज तैयार किया गया, जहां पर 26 क्लासेस के अंतर्गत आपको डॉक्यूमेंटेशन से लेकर और ग्रांट और टेंडर एप्लीकेशन तक की हर एक बारीकी आपको सिखाई जा रही है। और उम्मीद करता हूं कि इस नॉन प्रॉफिट सक्सेस चैलेंज के अंदर आप लोग लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते हुए कुछ बेहतरीन करने की ओर अग्रसर रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की मास्टर क्लास के विशेष टॉपिक की ओर कि वो कौन सी योजनाएं हैं जो संस्थाओं को मालामाल बना सकती हैं। हालांकि एक मास्टर क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रांट टॉपिक या एक पर्टिकुलर मंत्रालय से मिलने वाली सभी ग्रांट्स के ऊपर डिटेल डिस्कशंस बहुत कम संभव हो पाता है, क्योंकि हमारे पास मास्टर क्लास में एक परिहार्य समय होता है और उस समय में हम सिर्फ उन योजनाओं से वाकिफ हो जाएं इतना ही पर्याप्त है, हमें उन योजनाओं के बारे में पता लग जाए इतना ही जो है संभव हो पाता है इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में। इससे संबंधित जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, किस ग्रांट के लिए कहां अप्लाई करना है, इसके लिए क्या योग्यताएं होती हैं, इसके लिए संबंधित कौन सी मिनिस्ट्री, या हालांकि अभी मास्टर क्लास में ही आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, उसके लिए आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी, उसके लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशंस आपको क्या चाहिए, उसका एक डिटेल्ड कैटलॉग, एक डिटेल्ड पीडीएफ फाइल उन सभी संस्थाओं को शेयर की जाएगी जो इस मास्टर क्लास में हमारे टॉप 50 यानी कि पहले 50 रजिस्ट्रेंट रहे हैं। उन सभी को हमारी ओर से एक मेल दिया जाएगा और उस मेल के रिवर्ट में आपसे इस क्लास का फीडबैक लिया जाएगा। इस क्लास के फीडबैक को जैसे ही आप सबमिट करते हैं, ध्यान रखिएगा, मेल में अपना फीडबैक सबमिट करने के लिए आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं, प्रेफरली हिंदी और अंग्रेजी दो ही भाषाओं का आप प्रयोग कीजिएगा। आपको अपना मेल ड्राफ्ट करना है, इस क्लास का फीडबैक देना है। जैसे ही आपका क्लास का फीडबैक हमें रिसीव होता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत आपको इन सभी ग्रांट्स का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो आपके मेल पर रिसीव करवा दिया जाता है। चलिए जी, बात करते हैं आज की उन विशेष योजनाओं की जो आपकी संस्था के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित है, और इवन देन इस सेक्टर के अंदर सालों साल वर्क करने वाली एनजीओस को भी नहीं पता होता है कि कुछ ऐसी ग्रांट हैं जो मंत्रालय से डायरेक्टली निकल जाती हैं और हम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि हम उसके लिए अवेयर नहीं हैं। और जब भी हम किसी मंत्रालय में किसी कार्य से विजिट करें तो हमारा फर्ज बनता है कि आज जो आपको ग्रांट्स बताई गई हैं इसके लिए आप समय समय पर वहां पर क्वेरीज करते रहें, जिससे कि संबंधित अधिकारी आपको उस ग्रांट से संबंधित जो है जानकारी प्रोवाइड कर सके। हालांकि हमारे पीडीएफ में भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी ग्रांट किन महीनों के दौरान निकलती है, तो उन महीनों के दौरान आपका सक्रिय रूप से आपके एनजीओ दर्पण पोर्टल को सर्च करना या संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट को विजिट करना, ये आपकी एक ड्यूटी बन जाती है। सो आर यू रेडी फॉर द सेम? क्या आप तैयार हैं अपनी उस ड्यूटी को निभाने के लिए जो आपके एंड पर है? क्योंकि मेरा काम है आपको नॉलेज देना और उसको यूटिलाइजेशन में लेकर आना, वो आपका काम है। से रेडी इन द चैट बॉक्स कि हम तैयार हैं, कि हम सभी मंत्रालयों में लगातार टच में रहेंगे, एनजीओ दर्पण पर दिए गए सभी विभागों में हम समय समय पर सर्च आउट करते रहेंगे, जो आज हमें ग्रांट्स बताई जा रही हैं हम सभी लोग
उन सभी ग्रांट्स को सर्च आउट करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं कि हम हर महीने एक बार अपने गूगल सर्च इंजन को जरूर से जरूर जो है यूज में लेंगे, और जो भी ग्रांट आज आपको बताई गई हैं उन सभी ग्रांट्स को आप गूगल पर सर्च आउट जरूर करेंगे। से रेडी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से सभी साथी से रेडी इन द चैट बॉक्स, और आपका कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का अभी तक जवाब नहीं आया है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का अभी तक जवाब नहीं आया है। ध्यान दीजिएगा, आपकी मीटिंग में सक्रियता के अनुसार ही आपको मेल दिया जाएगा। चलिए जी, से रेडी इन द चैट बॉक्स, सभी पार्टिसिपेंट से मेरा निवेदन है, से रेडी इन द चैट बॉक्स। अभी भी आधे से ज्यादा संस्थाओं ने रेडी शब्द लिखने में भी आलस्यपन दिखा रहे हैं अपना, और मेरे पास तो टॉप 50 की लिस्ट है, इसलिए 50 लोग तो मेरी निगाह में हैं ही सही जिनके जवाब नहीं आ रहे हैं। मैं नाम लेके अनाउंस करूं वो फिर मजेदार चीज नहीं होगी, राइट? मेल्स रिसीव नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर टॉप 50 जो हमारे रजिस्ट्रेंट्स हैं उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है तो ध्यान रखिएगा कि आपको मेल्स रिसीव नहीं होंगे, आपको पीडीएफ कॉपी नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास के अंदर सक्रिय नहीं है तो। अभी भी हमारे बहुत सारे साथी जवाब नहीं देने की स्थिति में हैं। चलिए, से रेडी, अगर आप अपने कॉपी और पेन के साथ नोट डाउन करने के लिए रेडी हो चुके हैं, से रेडी इन द चैट बॉक्स जल्दी से रेडी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। ग्रेट। सबसे पहले, मुझे नहीं पता कि आप किस परिक्षेत्र में काम करते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, आप हेल्थ सेक्टर में वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, आप कल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। इसीलिए यहां पर मैं सभी मंत्रालयों को एक साथ लेकर चलूंगा। जो मंत्रालय आपको लगता है आपके काम का है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मैं कल्चर में वर्क नहीं करता, मेरी संस्था वर्क नहीं करती, तो इस गलत फहमी को आज ही दिमाग से निकालकर उस मंत्रालय को भी नोट कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस मंत्रालय में जिस पर्टिकुलर परिक्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहां पर ग्रांट लेना बड़ा मुश्किल कार्य हो, और जिस डिपार्टमेंट को जिस मंत्रालय को आप सोच रहे हैं मेरी संस्था ने आज तक कल्चरल में काम किया नहीं है, मैं करने का भी इच्छुक नहीं हूं, लेकिन हो सकता है उसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रांट्स अपॉर्चुनिटीज और उसके अंदर ही सबसे ज्यादा जो है ग्रांट मिलने की संभावनाओं की जो प्रबलता है वो भी बहुत बड़ी हो, राइट? तो कोशिश कीजिएगा आप सभी मंत्रालयों को जो है स्टेप वाइज जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे पहली जो स्कीम आती है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, आई थिंक सो सबने नोट डाउन कर लिया होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या साथ साथ मुझे क्योंकि मैं साथ साथ टाइप करना नहीं चाहता, आप लोग आलस्यपन दिखाते हैं, सब लोग कॉपीज करते हैं, अब कॉपी की आदत छुड़वानी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, जल्दी से नोट डाउन कीजिए उसकी पहली स्कीम, इंटीग्रेटेड स्कीम, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सबसे पहली स्कीम आती है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसमें बहुत सारी प्रबल संभावनाएं होती हैं क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आप वर्क कर रहे होते हैं, और यकीन मानिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली संस्थाएं बहुत कम हैं,
और शायद इनको विशेष रूप से एक्टिव करने के लिए ही सरकार ने एफपीओस का ऑप्शन निकाला था, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का। ऐसे में अगर आपकी संस्था एग्रीकल्चर सेक्टर को डील करती है तो आपके पास ग्रांट्स की जो संभावनाएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है, इसके अंदर क्या क्या कार्य करने होते हैं, इसकी ग्रांट्स जो है मंत्रालय कब कब जारी करता है, इससे संबंधित एक डिटेल जो है पीडीएफ सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है रिसीव करवा दिया जाएगा। और जो हमारी टॉप 50 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फर्स्ट 50 एप्लीकेंट्स हैं, उनको जब भी ये किसी भी ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी टीम की ओर से जो है विशेष रूप से एक टेक्निकल सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। चलिए जी, आई थिंक सो यहां पर मैं सारी योजनाओं पर नहीं जाऊंगा, हालांकि मिलेट्स की योजनाएं भी होती है, इस समय मिलेट्स का कार्य भी बहुत अच्छा चला, लेकिन वो उन पर्टिकुलर एफपीओस के सेक्टर में चला गया, क्योंकि एफपीओस को रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरकार ने जो है एफपीओस के लिए बहुत सारी स्कीम्स को जो है सेपरेटली अलॉट कर दिया है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपकी और मेरी जैसी सभी प्रकार की एनजीओस की। तो यहां पर आप इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो टॉपिक है, इस संबंधित स्कीम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी जो है दिखा सकते हैं। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी स्कीम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ योजनाएं आपको नाबार्ड और अन्य जो उपक्रम हैं उनके माध्यम से भी दी जाती हैं, लेकिन यहां पर विशेष तब हो जाता है कि हम एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते जब किसी ग्रांट के लिए अप्लाई करें तो हमें किसी स्पेशल क्राइटेरिया को फॉलो अप ना करना पड़े। लाइक इन द सेंस कि कुछ ग्रांट ऐसी होती हैं जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनी हुई होती हैं, कुछ ग्रांट्स ऐसी होती हैं जो आपकी रिलीजियस ट्रस्ट के लिए बनी होती हैं। तो यहां पर मैं उन बाध्यताओं को हटाते हुए पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ वो ग्रांट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें आप एक एज ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होते हुए आपने अपने परिक्षेत्र में क्या कार्य कर रखा है, क्या कार्य नहीं कर रखा है, लेकिन आप संबंधित रिलेवेंट सेक्टर में आप अपना कोई भी ग्रांट एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल किसी रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होगी, आपको किसी भी स्पेशल क्राइटेरिया को फॉलो अप करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए जी, यहां पर अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काफी सारी स्कीम्स आपको दी जाती हैं। इन सभी स्कीम्स को जब आप अपने बेनिफिट के लिए अगर यूज करना चाहें, अपनी संस्था की फंड रेजिंग के लिए, अपनी संस्था की स्ट्रेंथ को जो है एनहेंस करने के लिए अगर आप यूज करना चाहें, तो यहां पर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं। आई थिंक सो एक दो योजनाएं जो हैं उनसे हमारे सभी के सभी पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं वो सभी के सभी वाकिफ होंगे। कोई भी एक साथी बता सकता है मैं किस स्कीम की बात कर रहा हूं, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की उस ग्रांट के लिए सभी ने अपने अपने लेवल पर एक बार जरूर अप्लाई करने का प्रयास भी किया होगा। और लाइक अगर अप्लाई करने का प्रयास नहीं किया है तो उसके बारे में सुना जरूर होगा। कोई भी एक साथी, हमारे यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं, कोई भी एक साथी जो बताना चाहे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की मैं उस किस ग्रांट की बात कर रहा हूं जिसके लिए आपने कभी ना कभी सुना जरूर है। आयुष मंत्रालय की ऐसी एक ग्रांट जो आप सब लोगों ने सुनी हुई है। एनीवन? कोई भी नहीं? यस, मेडिसिनल गार्डन, राइट। मेडिसिनल प्लांटेशन से संबंधित एक ग्रांट आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, जहां पर औषधीय पौधों को लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ग्रांट देता है। इसके अलावा जैसा कि मजहर हसन जी ने बताया, होम गार्डन या टेरेस गार्डन जिसे बोला जाता है, इस प्रकार के होम गार्डन या टेरेस गार्डन को डेवलप करने के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ग्रांट देता है। इस ग्रांट के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं होता। लाइक अगर मैं बात करता हूँ हर्बल गार्डन की, राइट, हर्बल गार्डन के अंदर आपको जो है जो हर्बल प्लांट्स होते हैं, यानी कि औषधीय गुण वाले जो पौधे होते हैं,
उनको डेवलप करना होता है, चाहे आप अपने परिक्षेत्र के अंदर डेवलप करें, अपने खुद के घर में डेवलप करें, बाहर आंगन में डेवलप करें, या किसी स्कूल को आप प्रॉप्ट कर सकते हैं, जो भी आस-पास के आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ भी आप इन हर्बल गार्डन्स को जो है आप डेवलप कर सकते हैं, और सरकार इसके लिए आपको जो है बेहतरीन जो है ग्रांट देती है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, हर्बल गार्डन, जल्दी से, हर्बल गार्डन, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। हर्बल गार्डन की स्कीम के लिए आप सभी संस्थाएं, चाहे वो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, आप किसी भी प्रकार के संस्थान हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ये ग्रांट हालांकि कहने को एक स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, यानी कि इसकी जो ग्रांट है वो 2-4-5 लाख से ज्यादा कभी नहीं होती, लेकिन अपने आप में विशेष हो जाती है, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। भई आपने जहाँ भी जो हर्बल गार्डन है वो डेवलप करना है, मान लीजिए आपने किसी स्कूल का चयन किया है, तो स्कूल से आपको एक रिटन परमिशन लेनी होती है कि यहाँ पर हमारी संस्था फलानी संस्था जो है हर्बल गार्डन डेवलप करना चाहती है, जिसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अपना एप्लीकेशन आप सबमिट कर देते हैं, और 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की जो भी ग्रांट है, वो आपको क्रेडिट करा दी जाती है, बिना किसी स्पेशल क्राइटेरिया के, बिना किसी स्क्रूटनी के। यहाँ पर ऐसा नहीं कि छँटाई होती है। हाँ, छँटाई होती ज़रूर है, लेकिन केवल संबंधित केसेज़ में। मान लीजिए मैं एक स्कूल ए को ऑप्ट कर चुका हूँ, और मेरे ही क्षेत्र से दूसरी संस्था ने भी स्कूल ए से ही परमिशन ले रखी है, और उन्होंने भी फाइल लगा रखी है। तो फिर दोनों में से ज़ाहिर-सी बात है किसी एक को मंज़ूर की जाएगी। तो वो एक स्पेशल कंडीशन बनती है, जो कि बहुत रेयर होती है, क्योंकि इस योजना के बारे में बहुत ही कम संस्थाएँ जानती हैं। बहुत ही कम संस्थाओं को इस योजना के बारे में पता होता है, अवेयर भी बहुत कम संस्थाएँ होती हैं। और हर एक संस्था का इतना अच्छा वेल विशिंग नहीं होती है कि वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से इस प्रकार की जो है परमिशंस ले सके, या कई बार लोगों के पास जगह अवेलेबल नहीं होती है, उनको एप्लीकेशन का सही प्रोसीजर पता नहीं होता है। तो ऐसे में ये जो स्क्रूटनी वाला जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, वो बहुत ही रेयर कंडीशंस होती हैं, जहाँ पर वो क्राइटेरिया आपके सामने बन जाए और उस केस में आपकी फाइल जो है रिजेक्ट हो जाए। वो एक बहुत रेयर चांसेस होते हैं। चलिए जी, ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से एक ग्रांट मिलती है, जो कि हर्बल गार्डन डेवलप करने के लिए होती है, मेडिसिनल प्लांट्स को लगाने के लिए होती है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और आपकी संस्था में आप बेहतरीन फंड रेजिंग के लिए आप इस ग्रांट का उपयोग कर सकते हैं। आपके प्रोफाइल में एक बेहतरीन जो है गवर्नमेंट के साथ एनलिस्ट होकर एक कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया है, आप गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। इस एक्सपीरियंस को शो करने के लिए हर्बल गार्डन से बेहतर कोई प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक और ग्रांट होती है, स्कीम ऑफ ग्रांट इन एड, नोट कर लीजिएगा, स्कीम ऑफ ग्रांट इन एड फॉर प्रमोशन ऑफ आयुष इंटरवेंशंस इन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स। हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारी बहुत सारी संस्थान हैं, जो अवेयरनेस के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अवेयरनेस के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। लाइक आपने देखा होगा जब जीएसटी आया था, तो पिछले 2-3 सालों में आपने नोट डाउन किया होगा कि जीएसटी अवेयरनेस से संबंधित, यानी कि कंज्यूमर के अंदर जीएसटी को रिगार्डिंग, जीएसटी से संबंधित जो प्रश्न हैं लोगों के, उसको समझने के लिए, लोगों तक जीएसटी की प्रोसेस को अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी अवेयरनेस कैंप के नाम से जो है ग्रांट बहुत सारी संस्थाओं को दी। ये समय-समय पर एक पर्टिकुलर विभाग का जो है एक इंटरवेंशन होता है, जो समय-समय पर वो लोग चलाते रहते हैं, चाहे वो कंज्यूमर अफेयर्स से रिगार्डिंग हो, चाहे वो जीएसटी अवेयरनेस से रिगार्डिंग हो, और इवन देन आपने जैसा कि देखा कि आयुष इंटरवेंशंस जो होते हैं, यानी कि आयुष मंत्रालय की जो भी योजनाएँ होती हैं, उनको पब्लिक तक पहुँचाने के लिए, चाहे वो आपके आभा कार्ड हो,
आभा कार्ड समझते हैं आप? लाइक आयुष कार्ड जो आप बनवाते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के जो कार्ड बनते हैं, इस प्रकार की जो योजनाएं जब जब सरकार निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम से जब ये ग्रांट्स निकाली जाती हैं, ये प्रकार की योजनाएं निकाली जाती हैं, इस प्रकार की कोई भी स्कीम निकाली जाती है, चाहे वो परिवार हेल्थ से रिलेटेड हो कि भाई आपका हेल्थ बीमा हो जाएगा या आपको इतना इलाज फ्री मिल जाएगा। ऐसे कुछ 2-4 मुझे आप कार्ड्स के नाम बता सकते हैं जो फैमिलीज़ को अलॉट करवाए जाते हैं? जैसे आभा कार्ड मैंने आपको एक बताया, एक आपको जन औषधि कार्ड मैंने आपको बताया, है ना? इस प्रकार के बहुत सारे कार्ड्स सरकार जो है डिफाइन करती है अंडर प्रिविलेज्ड पीपल्स के लिए। ऐसे लोगों के लिए जो समर्थहीन हैं, उनको इस प्रकार के कार्ड सरकार प्रोवाइड करती है, जिस पर जो है एक पर्टिकुलर लिमिट का जो है इलाज फ्री होता है। उस प्रकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए सरकार समय-समय पर आपको ग्रांट इश्यू करती है, जिसके अंदर जो मेन टॉपिक होता है, जो उस ग्रांट का टॉपिक आपकी योजना कोई भी हो, उसका टॉपिक आपको सेम मिलेगा। स्कीम ऑफ ग्रांट इन एड फॉर द प्रमोशन ऑफ आयुष इंटरवेंशंस इन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। राइट? चाहे इसके अंदर सरकार आपसे आभा कार्ड के बारे में लोगों को अवेयर करवाए, चाहे इसके माध्यम से आपको सरकार जो है जनऔषधि कार्ड के बारे में लोगों को योजना जो है उसके लिए अवेयर करवाए, व्हाटएवर। ठीक है? जी हाँ, आयुष्मान कार्ड, बहुत बढ़िया। इससे पता लगता है कि आप लोग मेंटली रूप से यहाँ प्रेज़ेंट हैं। लाइक आयुष मंत्रालय का ही एक योजना है जिसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की योजनाएँ जब सरकार निकालती है, तो उसमें उस योजना को संबंधित ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए सरकार संस्थाओं को एक विशेष स्थान देती है और वहाँ पर आपको बहुत सारे मौके दिए जाते हैं कि आप पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, पर्टिकुलर उस ग्रांट के लिए, पर्टिकुलर उस स्कीम के लिए लोगों में जो है अवेयरनेस फैलाएँ और संबंधित अवेयरनेस के लिए आपको पर्टिकुलर कोई भी जो है ग्रांट अलॉट की जाती है। ये सभी ग्रांट्स मैं हालाँकि आगे जब आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जब आएगा, तब मैं उस बारे में आपको बताऊँगा खैर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपको इस प्रकार की सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े रहने के लिए आपके डीसी, आपके क्षेत्र के एसडीएम, आपके क्षेत्र के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस, राइट? एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस और आपके ही परिक्षेत्र में एक कार्यालय होता है जहाँ पर जो कि आपका होता है सामाजिक न्याय विभाग। राइट? सामाजिक न्याय विभाग का एक कार्यालय होता है हर जिले के अंदर। आपको वहाँ पर टच रहना होगा। आप कोशिश कीजिए हर 10 से 15 दिन में आप उसको विज़िट करें। आपके लिए वहाँ पर क्या स्कीम, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं, उसके लिए आप संबंधित अधिकारी से आप पूछताछ करते रहें। हो सकता है आपको साल भर तक वो मना ही करता रहे, लेकिन जब सरकार का डंडा आता है कि भई आपको ये काम करवाना है, उस समय आपकी विज़िट्स के अनुसार, आपकी परिचय के अनुसार वो आपको तुरंत याद करेगा, "सर, ये फलाना काम आया हुआ है, आप तुरंत आ जाइए, मिल लीजिए और ये काम आप क्षेत्र में करवाना स्टार्ट कीजिए।" तो अपने लोकल परिक्षेत्र के अंदर आप आपके सामाजिक न्याय विभाग में, आपके संबंधित डीसी ऑफ़िस में, एसपी ऑफ़िस में, एसडीएम कार्यालय में, आप अपनी विज़िट्स को लगातार जारी रखें और वहाँ संबंधित अधिकारी या पदाधिकारी से आप पूछते रहें कि हम लोग सामाजिक संस्था संचालक हैं और क्या हमारे लिए कोई आदेश है सरकार की ओर से या आपकी ओर से कोई आदेश हो, हम कुछ नया कर सकें परिक्षेत्र में अपने लोगों के लिए। तो आप उनसे इस प्रकार की सलाह-मशवरा के लिए हमेशा आप कार्यालय को जो है विज़िट करते रहें। चलिए जी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट मिनिस्ट्री का नाम। हालाँकि यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स हैं। नेशनल आयुष मिशन की भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल वो स्कीम्स बता रहा हूँ जहाँ पर आपको स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस की, स्पेशल इंटरवेंशंस की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो। चलिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट मिनिस्ट्री का नाम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। चलिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में सर स्मोक नहीं है चाय का कप है
कोई दिक्कत नहीं सर, अब ठंड का समय है, अगर कोई स्मोकिंग ना भी करता हो तो बेचारा वो भी दिखाई देगा यार स्मोकिंग कर रहा है ना। और वैसे भी दिल्ली की ठंड तो आप लोग अब कार्यक्रम में आए थे तो आपको पता लग ही गई होगी। चलिए जी, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आपको एक बेहतरीन ग्रांट मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ठीक है जी, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। इस स्कीम को दो अलग अलग नामों से जो है डिपार्टमेंट डालता है। कई बार इस ग्रांट को जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड के नाम से डाला जाता है। इस स्कीम को मैं चैट बॉक्स में आपके साथ जो है लिखता जा रहा हूं, शेयर करता जा रहा हूं, अगर कहीं भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक की दिक्कत ना लगे तो। और कई बार इस ग्रांट को जो है स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स इन द पब्लिक के नाम से भी जो है डाला जाता है। तो आप इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए, इस प्रकार की सभी योजनाओं में अपनी सक्रियता की सुनिश्चितता के लिए आप समय समय पर अपने जिले के अंदर जिला उपभोक्ता मंच जो होता है, कंज्यूमर अफेयर्स फोरम जो होता है, आप उसको विजिट करते रहें। अगर वहां पर किसी प्रकार की कोई भी नई चीज आई हुई है, लाइक किसी प्रकार का नया स्कैम आया हुआ है जिसमें कंज्यूमर्स फंस सकते हैं, तो जिला उपभोक्ता फोरम या जिला उपभोक्ता मंच जो है वो आपको इस प्रकार की चीजों से अवेयर करता है और आपसे अपील करता है कि भाई आप अपने परिक्षेत्र में लोगों को इस बात से अवेयर करें। तो आपको वहां से एक जो लिखित लेटर मिलता है वो कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट के साथ जो टाई अप है उसको प्रूव करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। हालांकि अ, जिला उपभोक्ता मंच इस प्रकार की किसी भी ग्रांट के लिए ऑथराइज नहीं है। इसके लिए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ही आपको ग्रांट देती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ही आपको ग्रांट देती है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में ग्रांट के आवेदन के लिए आपका और सरकार का जो तालमेल है उसको प्रूव करने में इस प्रकार की जो आपकी गतिविधियां हैं वो आपके बहुत काम आती हैं। तो मेरा सुझाव है आप सभी को कि आप अपने जिले के अंदर जिला उपभोक्ता मंच को जरूर विजिट करते रहिएगा। एक बार मुझे जल्दी से लिख के बता दीजिए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सब कुछ बोरिंग लग रहा है आपको? जल्दी से, आर यू एंजॉइंग द सेम? जो आज आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कैसे आपकी लोकल में उस पर्टिकुलर ग्रांट या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कनेक्टिविटी है, उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या आप लोगों को ये चीज अच्छी लग रही है? आप इंजॉय कर रहे हैं इस नॉलेज को या नहीं? से यस और नो, जल्दी से, जल्दी से। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट सभी साथियों को। बस बस बस, सब लोग चैट से बाहर आ जाइए जल्दी से। चैट से बाहर आ जाइए सभी लोग, चैट से बाहर आ जाइए सब। देखिए, ये वो टास्क हैं, किसी भी संबंधित मिनिस्ट्री को विजिट करना या उससे संबंधित रिलेवेंट डिपार्टमेंट में जाना, ये वो पर्टिकुलर टास्क हैं जो आपको अपने एंड पर करने होते हैं। इसके लिए कोई कंसल्टेंसी सेवा नहीं होती, इसके लिए कोई कंसल्टेंसी जो है उपक्रम नहीं है, इसके लिए कोई जो है आप एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते, राइट। इसके लिए आपको खुद जो संस्था के जिम्मेदार जो पद होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, इन जिम्मेदार पदों की ये ड्यूटी बन जाती है
कि वो मेरे द्वारा सुझाए गए ये जब जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें खुद विजिट करें, क्योंकि वहां पर आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए भूमिका नहीं होती है, वहां पर कोई स्थान नहीं होता उनके लिए, आपको खुद विजिट करना होता है। और जब इस प्रकार के ऑफिस में आप विजिट करते हैं और लगातार उनकी तरफ से फिर एक कम्युनिकेशन आपके साथ स्टार्ट हो जाता है, और जब जब आपको बुलाया जाता है वहां पर बैठक के लिए, मीटिंग के लिए, तब उस बैठक में अगर आप अनुपस्थित हैं तो अपनी जगह आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, वो एक अलग बात है। राइट, चलिए। अब एक ग्रांट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स निकालता है, जिसके बारे में मैं यकीन करता हूं कि लगभग 90% संस्थाओं को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो योजना क्या होती है। उसके लिए ग्रांट 24/7 आपके लिए अवेलेबल होती है। वो योजना क्या है? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिपार्टमेंट होता है इसी कंज्यूमर अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में एक डिपार्टमेंट होता है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का ही एक विंग है। उसमें जो SC ST OBC के लिए जो हॉस्टल्स चलाए जाते हैं, आपको पता होगा सामाजिक न्याय विभाग SC ST स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रांट और स्कीम्स देती है, और उसके लिए हॉस्टल वगैरह खोलने पर भी ग्रांट देती है। लेकिन इन हॉस्टल्स में किस प्रकार की फूड ग्रेन्स की क्वालिटी सर्व की जा रही है, इस बात के लिए आपकी ड्यूटीज तय की जाती हैं, जिसके लिए सरकार आपको ग्रांट देती है। यानी कि एज ए फ्लाइंग ऑफिसर, जैसे आपने देखा ना एग्जाम के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर्स होते हैं, अचानक से, हालांकि आप एग्जाम दे रहे हैं एक एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर, एक पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर, आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर एक टीचर खड़ा है जिसकी पूरी नजर है आपके ऊपर कि आप कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई किसी प्रकार का अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है किसी प्रकार के इक्विपमेंट की। राइट, लेकिन उसके बावजूद एक फ्लाइंग आती है पीछे से जो हर एक क्लास को एकदम चेक कर लेती है। राइट, ऐसे ही इस प्रकार के हॉस्टल्स चलाने वाली जो संस्थाएं हैं, जो सरकार से ग्रांट ले रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से ग्रांट लेकर जो इस प्रकार के हॉस्टल्स या जो इस प्रकार की जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की जो सेवाएं दे रही हैं संस्थाएं, इन संस्थाओं पर एज ए फ्लाइंग ऑफिसर काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आपको ग्रांट देता है। इसमें आपकी कुछ लिमिट्स होती हैं कि आपको साल में 4 बार विजिट करना है या 6 बार आप वहां पर सूचना के ऊपर, देखिए 4 होती हैं आपकी जनरल विजिट्स, उसके बाद 2 इंफॉर्मेशनल या 3 इंफॉर्मेशनल विजिट होती हैं कि आपको कोई पक्का फीडबैक मिला है कि वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां जारी हैं, तो आप वहां पर जो है रेड मार सकते हैं, लेकिन वो गतिविधियां आपकी अदर्स ना हो, ओनली रिलेवेंट टू द फूड ग्रेन्स। जो वहां पर भोजन सर्व किया जा रहा है, उस भोजन की क्वालिटी में डिफेक्ट है, या जो पर्टिकुलर जो मानक होता है उसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी किसी भी कमी को नोट डाउन करने के लिए, ऐसी किसी भी कमी को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बताने के लिए, या कंज्यूमर अफेयर्स में इस चीज को रेज करने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स आपको ग्रांट देता है कि आप इस प्रकार की योजनाओं में जो है सहभागिता दिखाएं और इस प्रकार की स्कीम्स के लिए आप लोग अप्लाई करें। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू SC ST एंड OBC हॉस्टल्स एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस के लिए एक स्पेशल ग्रांट जो है आपको दी जाती है। राइट, तो मैं जल्दी से टाइप कर देता हूं और 1 मिनट के लिए मैं आपसे गैप देना चाहूंगा।
चलिए जी, अब होता क्या है, आ, मैंने आपको बताया कि इसमें आपको एक और ग्रांट मिलती है, लाइक स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, schemes for supply of food grains to SC, ST, OBC hostels, welfare institutions. मैंने आपके चैट बॉक्स के अंदर इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम लिख दिया है, और यकीन मानिए कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए आज भी देश भर के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से मात्र 10% संस्थाएं अवेयर हैं, और वो भी अवेयर गलती से हुई हैं क्योंकि उनका संबंधित जो है उपभोक्ता फोरम में या इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स होते हैं वहां पर रेगुलर विजिट रही होगी, और वहां के किसी अधिकारी ने उनको बता दिया होगा भाई आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर दीजिए, तो उनको अवेयरनेस है, अदरवाइज उनको भी अवेयरनेस शायद नहीं होती। चलिए जी, इट्स ऑलमोस्ट डन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अब हम चलते हैं जल्दी से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जल्दी से टाइप कर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन द चैट बॉक्स, जिससे मुझे पता लग जाए कि आप अवेयर हैं और लिख रहे हैं। जल्दी से टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जल्दी से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ग्रेट। अब यहां पर ध्यान देने योग्य कुछ चीजें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर अपने आप में बहुत सारी ग्रांट आती हैं, जबकि देश भर की जो संस्थाएं हैं उनमें से कुछ परसेंट संस्थाएं ही इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में वर्क करती हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में, महाधिवेशन में, आपको याद होगा कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्थान जो है, जब उनको सम्मानित किया गया, संस्थान का नाम लखनऊ के हमारे संस्थान का नाम जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। कई बार मेंटली जो है स्लिप हो जाती हैं चीजें। हमारी लखनऊ की जो आयोजक संस्थान रही है वर्कशॉप की भी, अवध फोक आर्ट ग्रुप, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को, थैंक यू। अवध फोक आर्ट ग्रुप ने मंचासीन होने के बाद एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमें इतना दे देता है कि हम चद्दर तान के आराम से सो सकें, राइट। तो उन शब्दों को जो पकड़ गए हैं उनको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए जी, जल्दी से लिख लीजिए सबसे पहली स्कीम जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो उन्होंने आज तक इसका फायदा नहीं ले पाया। चलिए जी, सबसे पहली स्कीम सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना, हमारे बहुत सारे साथी, ऑलमोस्ट 99% एनजीओ इस योजना का फायदा नहीं ले पाते हैं। क्यों? उनके अंदर एक सबसे बड़ी कमी है और सबसे बड़ी गलती वो हमेशा करते आए। लाइक कैसे?
मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, लाइक मुझे अभी कार्यक्रम के अंदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट खर्चे हुए, राइट, मुझे उसके लिए कोई पर्टिकुलर सामान मंगाना हुआ, वटेवर, जो भी मुझे परचेज करनी हुई, मैंने उस परचेज के जो बिल हैं वो मेरी संस्था यानी कि माधव जन कल्याण फाउंडेशन के नाम पर दिए। ध्यान दीजिएगा, मेरी संस्था के पास बकायदा जीएसटी भी अवेलेबल है। तो मैंने अपनी संस्था के नाम पर वो बिलिंग्स करवाई और वहां पर उन बिलिंग्स में अपना जीएसटी नंबर यानी कि मेरी संस्था का जो जीएसटी नंबर है वो भी मैंने उसमें इंडिकेट करवाया, राइट। इसी कार्यक्रम के दौरान मुझे अच्छे से याद है, हमने कुछ जो है महंगे आइटम्स भी खरीदे। लाइक हमें ज़रूरत थी क्योंकि हम हर बार जो है प्रोजेक्टर, हमारा एक प्रोजेक्टर था वो ख़राब हो चुका था, तो एक प्रोजेक्टर परचेज किया गया, उसकी बिलिंग संस्था के नाम से हुई। एक कैमरा परचेज किया गया लोकल फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि एक फोटोग्राफर जो होता है एक नियत समय के लिए आता है और उसके बाद अगर हमारी कोई एक्टिविटीज़ रही, हमें उसको अगर कैप्चर करना हुआ तो हमें एक दो कैमरास की जरूरत पड़ेगी। तो एक हमारे पास अवध फोकार्ट ग्रुप से अवेलेबल था, एक हमने अलग से परचेज किया, राइट। तो वो कैमरा परचेज किया गया। अभी कुछ जो अभी 26 डेज मास्टर क्लासेस चल रही हैं, उसके दौरान बहुत सारे काम ऐसे रहेंगे जहां पर हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता रहेगी, तो इस प्रकार के कुछ इक्विपमेंट्स जो है मैंने यहाँ पर मंगाए हुए हैं अपने पास। तो ये सारी परचेज मैं जो है मोस्टली संस्था के नाम पर करता हूँ। और यहाँ पर जब आप पक्के बिल पर काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक पर्टिकुलर टैक्स आपकी संस्था के द्वारा पे किया जाता है जिसे कहा जाता है जीएसटी। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उस पर आप जो है जीएसटी पे करते हैं। अब करना क्या होता है, साल के अंत में आप अपने उन सारे बिल्स को चेक कीजिए और उसमें ये चेक कीजिए कि आपने लगभग कितना जीएसटी जो है सरकार को पे कर दिया है। अब उन पक्के बिलों के साथ आप इस सेवा भोज योजना के तहत एक आवेदन डालिए और बताइए कि आप किस दिन इस प्रकार का कोई खाना या जिसे कहा जाता है लंगर सेवा, भोजन सेवा, इस प्रकार की आप कोई सेवा देने वाले हैं। आप उस सेवा के लिए अपनी ग्रांट अप्लाई कीजिए और जितना पैसा आपने जीएसटी में भर रखा है उतना पैसा आपको ग्रांट के स्वरूप जो है डबल होकर मिलता है। सही सुना आपने, मैंने डबल कहा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक केस के अंदर जो है मुझे डबल मिला। अब वो उनकी जो है गलती रही अकाउंट की, या मुझे नहीं पता, क्योंकि स्कीम के बारे में मैंने भी जो है ज़्यादा एनालाइज नहीं किया था। सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और इसके लिए मैंने खुद अप्लाई किया था, तो वो पैसा डबल होकर आया। यानी कि मैंने कहीं ना कहीं जीएसटी जो है वो 80,000 समथिंग की पे की थी और मुझे ग्रांट जो है वो 1.5 लाख की कुछ की मिली है इसमें। तो ये अपने आप में एक यूनिक बनाती है ये स्कीम अपने आप को, कि एटलीस्ट जो आपने जीएसटी पे कर रखी है उतना अमाउंट आपको जो है ग्रांट के रूप में मिल जाता है। तो इस योजना का फायदा उठाना मत भूलिए। इस बहाने आपका साल भर में एक कार्यक्रम अलग से हो जाएगा इस प्रकार की जो है भोजन सेवाओं के लिए, चाहे आप लंगर सेवाएं दे रहे हो, चाहे आप इस प्रकार की कोई जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कर रहे हो। तो इस प्रकार की योजनाओं में इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ये योजना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप जो बिलिंग अपने नाम पर करवाते तो कौन सा आपको जीएसटी वापस आती है? अगर आपके पर्सनल नाम पर जीएसटी अवेलेबल है ना, तो कौन सा जीएसटी आपको वापस मिलती है, कौन सा उसका बेनिफिट आपको मिलता है? तो आप कोशिश कीजिए, मेरे संस्थागत साथियों से मेरा निवेदन है कि आप जो भी चीज सेल और परचेज करें इन द नीड ऑफ योर एनजीओ, ये नहीं कि आप घर के लिए रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हैं या फिर वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं तो आप उसको संस्था के नाम पे बिलिंग करवाएं। नहीं, वो गलत है। क्योंकि ये इस प्रकार की जो बिलिंग्स आप संस्था के नाम पे करवाते हैं वो संस्था के असेट्स में जुड़ जाती हैं। यानी कि आपकी संस्था का जो फिजिकल असेट्स, आपकी जो फिजिकल वर्थ है, वो उसके हिसाब से जो है बढ़ जाती है। तो ये अपने आप में एक बेनिफिट होता है, राइट। तो आपको तय करना है कि आपको अब वो बिलिंग किसके नाम पर लेनी है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सेवा भोज योजना का फायदा उठाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जी, अब चलते हैं इसमें हम दूसरी स्कीम की ओर। स्कीम का नाम है CFPGS। आप कहेंगे सर ये CFPGS क्या होता है? मैं इसकी फुल फॉर्म साथ साथ टाइप कर देता हूं। कल्चरल फंक्शन
एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम। आप अपने परिक्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन कीजिए, लाइक सांस्कृतिक आयोजन कीजिए। आप शॉर्ट मूवीज या इस प्रकार का कल्चरल बेस्ड जो थीम्स पर बेस्ड जो होती हैं, इस प्रकार की शॉर्ट मूवीज हुई या इस प्रकार का कोई ड्रामा, नृत्य, मंचन, कुछ भी आप कराते हैं, वो सारी की सारी आपकी एक्टिविटीज इस स्कीम के अंदर काउंट होती है, यानी कि कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम के अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस अपने वार्षिकोत्सव में कल्चरल डांस, कल्चरल थीम के ऊपर पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। विशेष क्या है, वो कल्चरल थीम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कार्यक्रम तो आयोजित करना ही था, लेकिन उस कार्यक्रम के बहाने उन्होंने एक ग्रांट अप्लाई कर दी कि सर हमने कल्चरल थीम पर बेस्ड ये आयोजन किया था, इस आयोजन के अंदर इतने पार्टिसिपेंट्स आए थे, हमने फला 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 एक्टिविटीज को यहां पर मौका दिया, इतने उम्मीदवार थे, इतनों को हमने सम्मानित किया, इतने पार्टिसिपेंट थे, है ना, जिन तक कल्चरल जो है जानकारी या कल्चरल अपडेट लोगों तक पहुंचा, लोग अवेयर हुए इस फलानी कल्चर के बारे में। इस आयोजन का हमारा कुल खर्च इतना था, और वो पैसा सरकार उनको पास कर देती है। थोड़ी सी स्किल्स आपको यूज करनी है, थोड़ी सी स्किल्स आपको यूज करनी है, ध्यान रखिएगा। और ये कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम के तहत आप बेहतरीन ग्रांट ले सकते हैं। आज इस वर्कशॉप के अंदर जितनी भी मेरी संस्थाएं अवेलेबल हैं, उन सभी संस्थाओं को मैं एक विशेष अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। अगर आपकी संस्था कल्चर पे काम करती है और आपके पास अपना कोई प्रोजेक्ट रेडी है, तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को इसी मेल कम्युनिकेशन के माध्यम से भेज सकते हैं, क्योंकि इस समय एक ग्रांट अवेलेबल है जो कहीं तक आपके लिए शायद अरेंज करवाई जा सकती है, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं या आपके जो भी आहर्ताएं हैं, उसके ऊपर बेस्ड होगी। ध्यान रखिएगा, आपकी संस्था कल्चरल प्रोग्राम कर रही हो, आपका कोई रनिंग प्रोजेक्ट, आपका कोई एंडेड प्रोजेक्ट जो आप प्रोग्राम कर चुके हो, उससे संबंधित अगर कोई ग्रांट एप्लीकेशन आपकी है, तो आप इसी वर्कशॉप के फीडबैक में आप मुझे अपना प्रपोजल भेज सकते हैं। पूरा प्रयास किया जाएगा, संबंधित मिनिस्ट्री में जो इस समय कुछ फंड्स अवेलेबल हैं उनको आप तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास रहेगा हमारा। बाकी सब आपकी मेहनत और जो है प्रयासों के ऊपर है। मैं किसी भी संस्था को गारंटेड ग्रांट की गारंटी नहीं ले रहा हूं, बस मेरा एक प्रयास है, क्योंकि संबंधित मिनिस्ट्री से हमारे पास अपडेट आया हुआ है कि सर कोई फाइल हो तो आप पहुंचवा दीजिए, हम उसको सेंक्शन करवा देते हैं। तो अगर कोई संस्थान यहाँ पर अवेलेबल है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में वर्क कर रही हो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रही हो, तो अपना कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वो भेज सकते हैं। चलिए जी, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। दो स्कीम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं तीसरी स्कीम पर। हालांकि यहां पर बहुत सारी स्कीम होती हैं, जैसे कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालय, लेकिन वो जाहिर सी बात है, अब हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं साउथ से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी हैं बिहार से जुड़े हैं। अब वो हिमालय वाली स्कीम्स में वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। वो सारी स्कीम्स मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी स्कीम है जो बुद्धिस्ट या जो है तिब्बतन जो आर्ट्स होती है इसके ऊपर भी होती है, ठीक है। बुद्धिस्ट या तिब्बतन आर्ट्स के ऊपर उसके डेवलपमेंट से संबंधित भी, तो वो भी आपके काम की हो सकती है। अगर कोई पर्टिकुलर संस्थान जो है तिब्बत के बिलोंग साइड एरियाज में कोई संस्था वर्क कर रही हो, या बुद्धिस्ट पर कोई संस्था, यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज में अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपको कल्चरल स्कीम के अंतर्गत ग्रांट चाहिए, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको जो है ये स्कीम्स बता दूंगा। हालांकि आप नोट डाउन कर सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट या तिब्बतन आर्ट एंड कल्चर, राइट। हालांकि ये सब पे लागू नहीं होती है, कुछ संस्थाओं पर लागू होती है। चलिए, मैं अभी फिलहाल उन ग्रांट्स की बात कर रहा हूँ जो जो है यहाँ पर सर आप बोध गया से हैं, उससे मतलब नहीं है।
पहले समझिए अपने आप को ना, विवेक और बुद्धि को खोलकर चलिए आप लोग, प्लीज। विवेक और बुद्धि को खोलकर चलिए। आप पर्टिकुलर किसी प्रकार की जो है रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, राइट? रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और आप कल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ग्रांट लेना चाहते हैं, तो ठीक है। आप बुद्धिस्ट आर्ट को जानते हैं क्या? आपको तिब्बतन आर्ट के बारे में पता है क्या? बुद्धिस्ट आर्ट क्या होती है? उससे रिलेवेंट आपने कोई काम कर रखा हो, है ना? मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए एक और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। म्यूजियम ग्रांट स्कीम। हमारे बहुत सारे साथी अलग अलग परिक्षेत्र से, अलग अलग राज्यों से हैं। आपके राज्य में किसी भी प्रकार का अगर म्यूजियम है तो उसके देखरेख, रख रखाव और उसके जो है डेवलपमेंट से संबंधित संस्थाओं को ही अथॉरिटी है कि उनको ही ग्रांट दी जाए। और ऑब्वियस सी बात है, जब संस्थाएं इस ग्रांट से अवेयर नहीं हैं तो एप्लीकेशंस आते नहीं हैं संबंधित मिनिस्ट्री के पास, और मजबूरन उस संबंधित मिनिस्ट्री को वो टेंडर किसी प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन को जो उस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो उसको देना पड़ता है। तो आप चाहें तो अपने परिक्षेत्र में, अगर आपके आसपास, आपके क्षेत्र के अंदर, आपके जिले के अंदर, आपके राज्य के अंदर किसी प्रकार का कोई म्यूजियम है, तो उसकी ग्रांट के लिए आप अपने संस्था को प्रोक्लेम कर सकते हैं। आप क्लेम लगा सकते हैं कि भाई ये संस्थान की या इस म्यूजियम की जो रखवाली या इसकी देखरेख या इसके डेवलपमेंट के लिए हमें ग्रांट के लिए अलॉट किया जाए, और ये सारी जिम्मेवारियां हमारी संस्था को जो है प्रोवाइड की जाए। आपको प्रूव करनी होगी आपकी अर्हताएं, आपकी योग्यताएं, कि भाई आपके पास इतने जो है लोग अवेलेबल हैं। लाइक मैं अगर एक म्यूजियम की बात करता हूं तो म्यूजियम इन द सेंस की एक कल्चरल हेरिटेज जो होता है उसका प्रिजर्वेशन होता है ना? तो आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर आपके क्षेत्र के अंदर वो म्यूजियम की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई, या वहाँ कितने स्टाफ की जरूरत हो सकती है, उसको मेंटेन करने के लिए कितना आपको जो है बजट की आवश्यकता होती है, तो उसके हिसाब से आप जो है इसको प्रोक्लेम करेंगे। ठीक है जी। हालांकि हम अपने जो ग्रांट स्कीम्स के अंतर्गत जो हम अब एक नई मास्टर क्लास देने जा रहे हैं, क्योंकि मार्च का महीना आएगा और नए साल के अंदर बहुत सारी नई ग्रांट्स आएंगी, तो एक विशेष मास्टर क्लास आयोजित की जाएगी जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रांट के एप्लीकेशंस को सीखेंगे। तो उस दौरान भी हम पूरा प्रयास करेंगे, म्यूजियम ग्रांट स्कीम को हम साथ साथ इन्वॉल्व करेंगे। उसको ऑलरेडी हमने लिस्ट कर दिया है। तो उम्मीद करूंगा कि वहाँ उस मास्टर क्लास में आप हमारे साथ इसके लिए अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे इसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट को लिखा जाता है, क्योंकि ये स्कीम जो है किसी ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं ली जाती है, ये क्लेम की जाती है, राइट? तो इसका क्लेमिंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है उन मास्टर क्लासेस में सिखाई जाएंगी। चलिए जी। आई थिंक सो यहां तक हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एंड ऑन कर देते हैं। हालांकि जो संस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में वर्क करती हैं उनको पता है कि अपनी कल्चर को जो है इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोशन तक के लिए जो है ग्रांट मिलती हैं, लेकिन आपके शायद संस्था के जितनी भी संस्थाएं मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ जो सोशल सेक्टर में डील करती हैं, और मैं अगर यहाँ पर बात करूँ मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से जितने भी संस्थाएं ऐसी हैं जो कल्चरल में वर्क करती हैं, मेरे ख्याल से किसी का लेवल स्टेट से ऊपर का नहीं है। तो हम नेशनल ग्रांट और इंटरनेशनल ग्रांट की तो खैर बात ही ना करें, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी पकड़ जो है हमारे लोकल उसमें ही नहीं हो पाई है। चलिए जी, नेक्स्ट मिनिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। एक गैप चाहिए क्या आपको जल्दी से? एक गैप ऑफ 5 मिनट या 2 मिनट्स, क्योंकि हमारे साथियों को जो है मैंने तो भाई चाय ले ली है, लेकिन आपको मैंने नहीं पूछ पाया, उसके लिए सॉरी। तो एक 5 मिनट का गैप ले लेते हैं जल्दी से। इफ आर यू रेडी, अगर आप कहें कि हमें गैप चाहिए, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। गैप की रिक्वायरमेंट है आपको 2 मिनट के गैप की? से यस इन द चैट बॉक्स और नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी से यस और नो। ऑलमोस्ट सबका जवाब नो। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, एनर्जी लेवल हाई आप लोगों का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जी, नोट डाउन कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ
जल्दी से वर्क कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में आपके पास दो विशेष ग्रांट होती हैं। पहली स्वच्छ भारत मिशन, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। पहली स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंतर्गत आप अपने क्षेत्र के अंदर स्वच्छ भारत मिशन, देखिए ये एक नेशनल प्रोक्लेम है, तो आप इसके बैनर के तहत कोई भी काम कीजिए, आप नगर गली कूचों में सफाई अभियान चलाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संस्था को एक्टिव रखने के लिए संस्था वॉलंटियर मैनेजमेंट के लिए सारी चीजें वैसे भी जरूरी हो जाती हैं। ऑलरेडी जैसा हमने आपको सिखाया था कि वॉलंटियर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे वॉलंटियर्स को एंगेज किया जाता है, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं स्वच्छ भारत मिशन वाली, तो ये आपके बहुत काम की होती हैं, है ना। जल सेवा हुई आपकी, है ना, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है जो वॉलंटियर्स को जो है एंगेज रखने के लिए पर्याप्त होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज के पीछे अगर आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये योजना ये कार्य किया गया, अगर आप इस प्रकार का जो है पीछे पोस्टर यूज करते हैं, तो इन सारी योजनाओं में, इन सारे कार्यक्रमों में जो आपने खर्च किया है उसको आप संबंधित मंत्रालय को जो है फाइल बनाकर भेज सकते हैं कि सर हमने पूरे साल ये सारी एक्टिविटीज की हैं, कृपया करके हमारा जो खर्च है वो हमें प्रोवाइड किया जाए। तो एटलीस्ट अगर 70% भी आपका रिकवर हो जाता तो समझ सकते हैं कि कोई जो है घाटे का सौदा नहीं है। आपने पूरी साल काम किया अपनी संस्था को जिंदा रखने के लिए, आपने पूरी साल एक्टिविटीज की आपके वॉलंटियर्स को आपके साथ इंगेज रखने के लिए, लेकिन जो आपने खर्चे किए उसका 70% आपका रिकवर हो गया इस संबंधित मंत्रालय से। तो मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है, राइट। तो कैसे रिकवर करना है, मैंने बताया आपको कि ये कुछ ऐसी ग्रांट है जिनके लिए कोई ईओआई नहीं आता, ये आपको क्लेम करनी होती है। काम कीजिए और क्लेम कीजिए, काम कीजिए और क्लेम कीजिए, राइट। भाई हमने ये काम कर दिया सर, इतना खर्चा आया हमारा, दैट्स इट। रही रिकमेंडेशन की बात, जब आप अपना कोई कार्यक्रम करते हैं तो आपके क्षेत्र के मैंने अधिकारी बताए हैं, एसपी, डीसी, है ना, एसडीएम, इस प्रकार के अधिकारियों को आप उसमें इन्वॉल्व कीजिए, उस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बुलाइए और उनसे एक लेटर साइन करवाइए कि ये कार्यक्रम हमारे सामने संपादित हुआ, क्लेम का झंझट खत्म, राइट। तो आपको ये दो स्कीम बहुत काम की हो जाती हैं। पहला स्वच्छ भारत मिशन, जहां पर अपनी संस्था को जिंदा रखने के उद्देश्य से, अपने वॉलंटियर्स को एंगेज रखने के उद्देश्य से जो आपने एक्टिविटीज की हैं, उन सारी एक्टिविटीज का खर्चा आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जो है क्लेम कर सकते हैं। संभावित परिस्थितियों में आपका जो है क्लेम जरूर पास होता है। ऑलमोस्ट 70% फाइल मैंने आज तक पास होती हुई देखी है। रिजेक्शन के अंदर 30% फाइल आती हैं, और वो भी शायद उन संस्थाओं की जिन्होंने काम को अच्छे तरीके से नहीं किया होता, जिनके पास कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसी संस्थाएं जो तिगड़म तिगड़म लगाकर अपनी फाइल पहुंचाते हैं, यानी कि काम किया नहीं है, फोटोज को मैनिपुलेट करके बना दिया गया है, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए तो खैर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जो संस्थाएं हैं वो एक्टिव हैं, तो उनको पता लग गया होगा कि इस काम की क्या इंपॉर्टेंस है। आप काम कीजिए और संबंधित मिनिस्ट्री में जो है अपनी ग्रांट की एप्लीकेशंस डालते रहिए। और इस साल ध्यान दीजिएगा 2024 में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि समय समय पर हम ये सारी ग्रांट एप्लीकेशंस आपको उस योजनाबद्ध तरीके से करवाते रहेंगे। तो उस मास्टर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट संबंधित इसी मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की बात कर रहा हूं मैं, राइट। ये तो बात थी लाखों की, अब मैं बात कर रहा हूं करोड़ों की, ठीक है जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये शब्द जहां जुड़ जाता है समझ लीजिए वहां आपकी ग्रांट स्मॉल से लेकर, स्मॉल में तो आती नहीं, वो काउंट ही नहीं होती फिर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी वर्क होते हैं उनकी जो ग्रांट्स होती हैं वो 6 फिगर एंड अबाव होती हैं, 5 फिगर की यहां बात ही नहीं होती है, ठीक है जी। हाँ, ऐसा नहीं कि आप 5 लाख की ग्रांट लगा सकते हैं आप, लेकिन कहने का मतलब जहां आप रिसर्च और डेवलपमेंट वर्ड यूज करें तो वहां ग्रांट आपकी बहुत शानदार होती है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बड़े स्केल पर जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट। आप उसको कितने बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर हमें किस बात का ध्यान रखना है कि रूरल
क्षेत्र में, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां पर वाटर सप्लाई चेन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, है ना। वहां का जो जल प्रबंधन है, उस पर हमें क्या साइकोलॉजी यूज करनी चाहिए, उसके लिए संबंधित रिसर्च कीजिए, उसमें कोई चीज आप नई डेवलप कीजिए, और उस पर्टिकुलर ग्रांट को आप जो है इंजॉय कीजिए। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मैं कोशिश करता हूं, अगर मेरे पीसी में कुछ मेरा डाटा अगर अवेलेबल हो, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि कैसे ये ग्रांट अपने आप में ना बहुत विशेष हो जाती है। थोड़ा सा स्किल्स आपको यूज करनी है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, और शायद इस इन्वेस्टमेंट से कई गुना ग्रांट के रूप में आपको फायदा मिल जाता है। कोशिश करता हूं अगर मेरे पास कुछ भी अवेलेबल होता है तो। हालांकि हम सोशल मीडिया पेजेस पर जो है अपना अपडेट करते रहते हैं माधव के। ठीक है जी, मैं माधव की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर द महासंघ। माधव के पेजेस पर हम जो है समय समय पर अपडेट करते आए हैं। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ मिल जाता है हमें, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। यस, अवेलेबल है। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने काफी टाइम पहले इस प्रोजेक्ट पे पर्टिकुलर वर्क किया था। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? से यस इन द चैट बॉक्स जल्दी से यस इन द चैट बॉक्स जल्दी से। चलिए जी, हमने कुछ गांव को विजिट किया। उस गांव के अंदर जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी सप्लाई को जो है सुनिश्चित करने के लिए हमने इस प्रकार की एक्टिविटीज को डेवलप किया, जहां पर हमने एक पर्टिकुलर टैंक के माध्यम से यहीं पर एक बोरवेल, लाइक जैसे आप लोग अपने यहाँ पर समरसिबल लगाते हैं, तो एक बोरवेल लगाना, समरसिबल लगाना, और उसको कनेक्ट कर देना आपके सोलर प्लेट से, राइट, कि वो अपने आप सोलर से जो है चलेगी। जिस संबंधित परिक्षेत्र में हमने इसको लगाया, वहां के सरपंच या जो भी प्रतिनिधि होते हैं, उनकी परमिशंस के अनुसार, जो भी, क्योंकि गांव के अंदर क्या बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो एम ही पड़ी होती है, वेस्ट पड़ी होती है, और सरपंच सिर्फ इतना कहते हैं, हाँ भाई साहब आप यहाँ कर दो, तो उतना ही पर्याप्त होता है। किसी खास लिखित पढ़ित की जरूरत नहीं होती आपको, क्योंकि ये जो चीजें होती है, जो उपक्रम होते हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं लोगों के। तो उसमें जो है एक ऐसे सेफ्टी टैंक, इसका सॉरी, सेफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर टैंक का निर्माण करना, जहां पर लोग पानी ले सके। और जब इसको जो है यहाँ पर जो है समरसिबल से ऊपर पानी लेना, टंकी में पानी लेना, और टंकी से जो है वो फिल्टर्ड माध्यम से, यानी कि उसको आरओ सिस्टम भी इसके अंदर इनबिल्ट था, उस आरओ सिस्टम के माध्यम से, इस टैंक के माध्यम से जो है एक पीने का उच्च क्वालिटी का जो है पानी लोगों को मुहैया कराया जाना। और आप सभी जानते हैं कि जब इस प्रकार का कोई आरओ आप अपने घर पर लगाते भी हैं, तो उसमें से पानी की वेस्टेज निकलती है, राइट। उस वेस्टेज को भी हमने जो है यहाँ पर जो है मैनेज किया था। यहाँ पर नीचे एक पोखर बनाई गई थी, हम गांव के क्षेत्र में इसको पोखर बोलते हैं। तो एक पोखर का निर्माण किया गया था, जहां पर वो जो वेस्टेज है उस पानी का, वो वहां इकट्ठा होता रहे, जिसको पशु पक्षी पीते रहे। इसका निर्माण उसी हिसाब से किया गया था। आप देख पा रहे होंगे, इसका निर्माण जो है उसी हिसाब से किया गया था कि पशु पक्षी जो है, पशु हैं ऑलरेडी, तो वो इसमें जो है मुंह डालकर जो है पानी पी सकें। आप देख रहे होंगे, ये जो हिस्सा बढ़ता हुआ बनाया गया था, क्योंकि वहां पर जो टैंक है, उसकी जो जो है लेंथ और ब्रेड्थ है, उसके हिसाब से जो नीचे वाला पोखर है, उसकी हमने लेंथ को एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था, जिससे कि पशु पक्षी इसमें मुंह डाल सके। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर रूप से इस फोटो के अंदर। तो यहाँ पर जो है पक्षी, पशु वगैरह जो मुंह डालकर पानी पी सके, तो पशु भी पानी पी सके। किसी को अपना व्हीकल धोना हो, राइट, या किसी को कपड़े वगैरह के लिए पानी लेकर जाना हो, तो उसमें बाल्टी डाले, निकाल कर आराम से ले जा सके। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको मैनेज किया था। और ये इसकी बैक साइड होती थी, आप देख रहे होंगे इस साइड पर जो है ठुट्टी वगैरह का कॉलम है। तो पानी जो पीने का भरना है वो इस साइड से भरेंगे, और जो वेस्टेज वाले हैं वो इस साइड से यूटिलाइज करेंगे। तो इस प्रकार के जब आप उपक्रम अपने
किसी भी एक गांव के अंदर आप चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, बड़ी प्यारी सी चीज है। मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा, जब आप एक समर्सिबल लगवाते हैं, कितना खर्चा होता है अमूमन? जल्दी से, मेरे साथी जो भी यहां पर अवेलेबल हैं, सबने अपने अपने परिक्षेत्र में काम किया, और अपने परिक्षेत्र में काम किया हो ना किया हो, आपके घर में तो आपने समर्सिबल या नल लगवाया ही होगा। मैं इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं आपसे, तो जवाब सबका आना चाहिए जल्दी से, जल्दी से। 12,000, 15,000, 50,000, 15,000। ग्रेट, राइट। तो नॉर्मल वही चीजें हैं, मैंने बताया आपको जो सब लोगों के मोस्टली जवाब आए हैं। 10 से 15,000, 20,000 रुपए इसका खर्च होता है जब आप एक 4 इंच या 6 इंच वाला जो बोरवेल करवाते हैं आप, ठीक है, और उसमें एक मशीन डालते हैं, मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपए में वो जो है आपकी समर्सिबल आ जाता है, राइट। ये आपने वहां पर जो है इंस्टॉल किया। इसको पर्टिकुलर रूप से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है एक सोलर पैनल में कुछ क्वालिटीज होती हैं, लाइक जो 4 चैनल हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। जिस उस समय का प्रोजेक्ट मुझे याद है कि हमें 4 प्लेट लेनी होती थी, तो वो 4 प्लेट्स की हमें आवश्यकता होती थी। इस पे हमने बैटरी का सिस्टम तो रखा ही नहीं था, क्योंकि हम इसको सोलर ऑपरेटेड ही चला रहे थे, तो बैटरी की हमें आवश्यकता नहीं थी, तो सिर्फ प्लेट्स प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होती। तो लगभग जो है एक प्लेट हमें पड़ती थी 12 कुछ हज़ार रुपए की, 12,500 रुपए की। तो 50,000 रुपए की हमें प्लेट पड़ जाती थी। ये एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको, 50,000 की प्लेट इस पे लगती थी। और इस पूरे निर्माण के अंदर जो ये जो ईंटों का जो कॉलम्स आपको सब कुछ दिखाया गया है, इसके अंदर 50 और 70 हजार रुपए से ज्यादा कुछ खर्चा ही नहीं होता था। 50 या 70 हजार रुपए से ज्यादा कोई खर्चा ही नहीं होता था, क्योंकि यहां भी हमने थोड़ी सी स्किल्स यूज की थी। इतने बड़े निर्माण को आप बनाएंगे, ऊपर वाले टैंक को लीक ना हो उसके लिए सारी चीजों की सेटिंग्स करना कोई जरूरी नहीं था। ये जो आपको ऊपर की जो रेड कलर की जो ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, हकीकत मुझसे पूछिए, क्योंकि देखिए कॉस्ट इफेक्टिव करना अपने हाथ में होता है। ये जो ऊपर टंकी दिख रही है ना, ये कंक्रीट की टंकी नहीं है, इसके अंदर प्लास्टिक की टंकी रखी हुई है। तो सिर्फ ये निर्माण दिखाने के लिए हमने जो है कंक्रीट का किया था, अंदर प्लास्टिक की टंकी थी हमारे पास, ठीक है। वो सेफ रहे, लोग उसको फोड़े नहीं, क्योंकि आप अगर सेफ्टी से किसी चीज को रखते हैं तो जल्दी खराब नहीं होती है। लोगों के घरों पे सालों साल टंकियां रखी रहती हैं। तो हमने अपनी कॉस्ट को जो है कम करने के उद्देश्य से ये सारी चीजें की थी। तो 50,000 रुपए जो है ये इन्वेस्ट होते थे हमारे, और लगभग जो है आपके जो बाकी के जो खर्चे हुए वो 30,000 रुपए जो है वो होते थे। 80,000 में एक बेहतरीन जो है इसका निर्माण होता था। एक हमने किया, और उसके बाद एक की जो यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है, वहाँ के जो फीडबैक्स हैं, उनके साथ जो है चयनित 15 गांव की लिस्ट जो है वो अलग अलग कंपनियों को भेज दी, डिपार्टमेंट को जमा कर दी, छुट्टी। तो उस पर्टिकुलर परिक्षेत्र में जो लोग आते हैं, वहां पर जो सक्रिय ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे भी अमाउंट मिल जाता था जो है इसकी प्रिपरेशन के लिए, इसको जो है तैयार करने के लिए, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वहां से भी अमाउंट लेते हैं, और संबंधित जो है मिनिस्ट्री से भी हम ग्रांट उठाते थे। यानी कि काम एक और ग्रांट दो जगह से, काम एक और ग्रांट दो जगह से, प्राइवेट सेक्टर से अलग उठाई, और जब वो सारे रेडी हो गए तो मिनिस्ट्री से अलग से उठा लाए। तो ये छोटी छोटी टैक्टिक्स होती हैं जिनको आपको यूज करना होता है। लेकिन हमारा जो एनजीओ सेक्टर है वो ग्रांट्स के मामले में इतना उदासीन क्यों है? क्योंकि हर कोई ये चाहता है सिर्फ कि पहले सरकार मुझे दे दे, मैं पहले अपना पेट भर लूं, फिर उसमें से खाऊं और खिंडाऊं, यानी का मतलब कि उसको खाऊं और वेस्ट करूं, फिर गलती से अगर कुछ बच गया तो मैं समाज सेवा में लगा दूं। इस संकीर्ण मानसिकता के साथ कुछ धूर्त लोग इस लाइन में आए हुए हैं, और शायद वही ये लोग हैं जो जगह जगह चिल्लाते रहते हैं हमें ग्रांट नहीं मिलती, हमें ग्रांट नहीं मिलती। किसी भी संस्था को ग्रांट लेने के लिए कहीं कोई कमी नहीं है, ना गवर्नमेंट के सेक्टर में, ना सीएसआर के सेक्टर में, अगर वो रियलिटी में काम कर रही है। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं सर हम रियलिटी में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भैया? सर हम फलाना कैंप लगाते हैं, हम चाय की सेवा देते हैं, हम ये सेवा देते हैं। ये आपकी सेवाएं हैं, ये आपके कार्य नहीं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संस्था को जो
ग्रांट मिलती है, कहीं से सहायता मिलती है, वो बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्ट्स होती है, ना कि बेस्ड अपॉन द एक्टिविटीज। आप जो कर रहे हैं वो एक्टिविटीज है, आप जो करते हैं वो एक्टिविटीज होती हैं, ना कि प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है जब आपने कोई चीज बनाकर तैयार कर दी, किसी गांव को फ्री में आपने यूटिलाइजेशन के लिए दे दी, ये आपका प्रोजेक्ट है भाई। आपने जल सेवा दे दी, किसी को पानी पिला दिया, ये एक्टिविटी है। और प्रोजेक्ट्स एंड ग्रांट्स आर इक्वली प्रोपोर्शनल टू द प्रोजेक्ट्स डन बाय यू। आपने कितने प्रोजेक्ट पे काम किया है उसके इक्वली प्रोपोर्शनल में आते हैं प्रोजेक्ट्स और ग्रांट। जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट पे काम करते जाओगे उतनी ज्यादा आपको ग्रांट और फंड्स मिलते जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको आपको समझना होता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी अपनी, वो करनी होती हैं आपको, जरूरी होता है वो। चाहे आप उसके लिए पहले से फंड रेजिंग कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि ये 90,000 मैंने लगा दिए होंगे, नहीं। उस गांव की जरूरत थी, उस गांव की जरूरत को समझा, उनके लोगों से बात की, सबसे छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट किया, कुछ अमाउंट वहां के सरपंच ने दिया, कुछ अमाउंट हमने इधर उधर से कलेक्ट करवाया फंड रेजिंग के माध्यम से, और उठाकर कंस्ट्रक्शन कर दिया। हमारा क्या लगा, एक आइडिया। अब वो आपको देखना है कि कैसे उसको जो है धरातल पर लेकर आना है, राइट। एक गांव की जनसंख्या यार 1500 लोगों की हुई, अगर आपने 100-100 रुपए सबसे इकट्ठे किए, बात समझे। 1500 लोगों का एक छोटा सा गांव तो 1500 लोगों का होगा, है ना। 1500 घर होते हैं, 500 घर भी हैं, और आपने सबसे 100-100 रुपए कलेक्ट किए, यार 50,000 तो फंड रेजिंग वहीं से हो गई। अब उस गांव में आप अच्छा उपक्रम कर रहे हो तो 10-20-50,000 रुपए जो है सरपंच भी देगा। आप किसी और रसूखदार व्यक्ति को बुला लीजिए उद्घाटन के टाइम पे, 10-15-20,000 वो दे जाएगा। आपका क्या लगा, लेकिन करने की नीयत हो तब। अगर करने की नीयत है तो बहुत कुछ है इस लाइन के अंदर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए जी, आई थिंक सो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को हम यहां पर एंड ऑन करते हैं। यहां पर जो मैंने आपको मेन स्कीम्स हैं वो यूटिलाइज कर दिए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बहुत सारी और भी स्कीम होती है, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल होता है, एक पर्टिकुलर जो है आपसे मांगा जाता है कि भाई आपका ये बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने ये काम कर रखे हो, वो काम कर रखे हो, है ना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो आपको त्वरित रूप से मालामाल बना सकती हैं, अगर आपने थोड़ी सी अपनी स्किल्स को यूज कर लिया तो। चलिए जी, नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने टाइप करके आपको वैसे भेज दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर एक पर्टिकुलर ग्रांट होती है जो अपने आप को विशेष बनाती है, और उस ग्रांट के लिए मैं चाहता हूं कि हर एक संस्था अप्लाई करे, हर एक संस्था अप्लाई करे, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में महासंघ परिवार एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकता है और करने की जो है अहर्ताएं भी रखता है ना। वी आर कैपेबल टू डू सो। बात करते हैं स्कीम की। स्कीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, साइनोप्सियम्स, सॉरी सिंपोजियम्स, एटसेट्रा। चलिए,
Scheme for organizing conference, seminars, webinars, workshops, synopsiums, etc. in selected areas of electronics, information and communication technology. चलिए जी, अब ये स्कीम क्या होती है? स्कीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप, साइनअप, ये जितने भी शब्द हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस का हो, उसको सेमिनार कहिए। सेमिनार कब हो गया? जब आप ऑनलाइन जो है फिजिकल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हो गया जब आप कॉन्फ्रेंस के रूप में एक गोल टेबल सम्मेलन के रूप में आप कर रहे होते हैं, राइट? दोनों में अंतर क्या? कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में अंतर क्या होता है पता है आपको? सेमिनार के अंदर एक बहुत बड़ी ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है और कुछ स्पीकर्स होते हैं। कॉन्फ्रेंस के अंदर मोर देन जो है दो या दो से अधिक जो है स्पीकर्स होते हैं और वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, और साथ में जो है जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है प्रश्नों के माध्यम से। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। वेबिनार्स, आपको पता ही है कि वेबिनार्स ऑनलाइन होते हैं, जैसे हम लोग आज एक वेबिनार के अंदर जुड़े हुए हैं, राइट? वर्कशॉप, ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप आप अटेंड कर चुके हैं एनजीओस की हमारे साथ, राइट? तो ये वर्कशॉप्स होती हैं। साइनोप्सियम, ये भी इसी का एक प्रारूप होता है, ठीक है, जहां पर एक या एक से अधिक दिग्गज आते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के, और उस पर्टिकुलर सेक्टर के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? लोगों को अवेयर करने के लिए। चाहे मैंने आपके साथ कोई वर्कशॉप किया हो, सेमिनार किया हो, वेबिनार किया हो, है ना? ये सब क्यों किया गया? आपको अवेयर करने के। तो यहां पर इस प्रोजेक्ट की वैल्यू हो जाती है क्योंकि ये अवेयरनेस पर बेस्ड होता है, अवेयरनेस पर बेस्ड होता है, और ये निकलता है इन द सेलेक्टेड एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। का मतलब है, मान लीजिए कल सरकार कोई नई स्कीम लेकर आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है। लाइक मैं बात करता हूं, जैसे कि अभी सरकार ने जो है डिजिटल मनी को बढ़ावा दिया, राइट? आपको सरकार जो है अवेयर करती है, भाई आप जो है डिजिटल करेंसी का यूज करें। इवन देन अभी भी चल रहे हैं उपक्रम। तो वहां सरकार चाहती है कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सबका यूज करें, फिजिकल करेंसी को आप जो है बायकट करें ज्यादा से ज्यादा, है ना? तो इसमें लोगों के साथ चीटिंग ना हो, आपको पासवर्ड शेयर नहीं करना है, ओटीपी शेयर नहीं करना है, इस प्रकार के लोगों के अवेयरनेस से संबंधित बहुत सारे टाइम टू टाइम जो है ग्रांट्स ये मिनिस्ट्री निकालती रहती है। बस डिपेंड करता है कि आपको इस मिनिस्ट्री पर एक्टिव होना पड़ेगा। आपको समय समय पर सर्च करना पड़ेगा मिनिस्ट्री में कब कौन सा अपडेट आया हुआ है। आपको समय समय पर सर्च करना पड़ेगा मेरे लिए क्या आया हुआ है नया, है ना? तो ये चीजें आपके हाथ में है कि आप इसमें कैसे एक्टिव रहें। ग्रांट्स समय समय पर अलग अलग टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स पर अलग अलग जो है ग्रांट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है? एक एक सेमिनार के, एक एक वर्कशॉप के, एक एक कॉन्फ्रेंस के जो है 50-50 हजार रुपए मिलते हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप के, जैसे हम और आप जुड़े हुए हैं आज, मेरे पास ये 300 लोग हैं, अगर यही वर्कशॉप जो है वो हमारे पास जो है इसके लिए होती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, अगर ये ग्रांट का होता, तो शायद मेरे 65 हजार रुपये पक चुके होते, है ना? मुझे सिर्फ दिखाना था कि मेरे इतने जो है अटेंडीज रहे हैं इस वर्कशॉप में, और मैंने इसमें ये जानकारी दी, इसका एक रिकॉर्डिंग सेशन मुझे देना होता उस मिनिस्ट्री को। 65 हजार रुपये मेरे फिक्स थे, ठीक है जी। तो ये चीज होती है, आपको अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना। आपको स्किल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप महासंघ परिवार का हिस्सा है। महासंघ परिवार में बहुत सारे दिग्गज हैं जिनको नॉलेज भी है, बहुत सारे मेंटर्स हैं जिनको नॉलेज है, आपके लिए अच्छा बोल सकते हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर उनको जो है एज ए स्पीकर आपने जो है उनको रिम्यूनरेशन चार्जेस दिए हैं। इस प्रकार से आप दिखाते हुए ना, आप स्पीकर्स को भी आप इसमें जो है इनवाइट कर सकते हैं, उसके लिए चार्जेस आप बता सकते हैं। आपको बोलना आता हो ना आता हो कोई दिक्कत नहीं, आपने अपने बैनर तले कार्य ऑर्गेनाइज कर दिया, दैट्स इट, काफी है। स्पीकर उसमें कोई भी हो, आपने दिखा दिया कि भाई मैंने इसको जो है ये मानदेय दिया है, जिसे आप कहते हैं पर्टिकुलर शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है जी। आप सब लोगों को पता होगा, जब हम किसी ऑनोरियम, सॉरी, हाँ, ऑनोरेरियम जो हम देते हैं, तो आप एक स्पीकर को ऑनोरेरियम बेस्ड आप दिखा सकते हैं बकायदा, और उसको लिए आप बहुत शानदार ग्रांट्स जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। समय समय पर सर्च करते रहिएगा, और अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की जो सेमिनार्स हैं, वेबिनार्स हैं, वर्कशॉप, इनको आयोजित भी करते रहिए, जिससे कि आप संबंधित मिनिस्ट्री में ठप्पे से अपनी फाइल भेज सके। सर पूरे साल के अंदर इतने वर्कशॉप, इतने सेमिनार, इतने वेबिनार, इतने साइन ऑप्शन हमने जो है कंडक्ट करवाए हैं, ये रहे उनके प्रारूप, ये रहे उनका प्रूफ, ये रहे इनके नंबर ऑफ बेनिफिशियरी जिनको हमने नॉलेज से अपडेट किया, सर हमारा इतना खर्चा हुआ है। डालिए तो सही,
ग्रांट मांगने से नहीं मिलेगी, क्लेम करने से मिलती है। राइट, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। मंत्रालयों में अगर काम करना है, जहां मैं गवर्नमेंट ग्रांट की बात करता हूं, वहां मैं बड़ी प्यारी सी बात कहता हूं कि गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ग्रांट मांगने से नहीं मिलती, क्लेम करने से मिलती है। आप क्लेम कीजिएगा, आपने काम कर दिया, मेरा इतना खर्चा हुआ, क्लेम कीजिए उसको। राइट, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री को। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से एंजॉइंग, से एंजॉइंग इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बॉक्स, से एंजॉइंग द चैट बॉक्स, जल्दी से। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं इस क्लास को, से एंजॉइंग इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। वेरी गुड। लास्ट 35 मिनट्स हमारे पास शेष हैं। कोशिश करूंगा सभी मंत्रालयों को मैं कवर कर जाऊं, लेकिन उम्मीद कम है, बहुत सारे मंत्रालय बाकी हैं अभी। और अगर आप कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेट की समस्या भी होगी, आगे और भी क्लासेस अटेंड करनी है, नेक्स्ट 45 मिनट्स में, ये 35 मिनट्स में मैं इस मास्टर क्लास को जो है एंड करूंगा। अगर यहाँ पर कोई मंत्रालय बच जाता है, बहुत सारी स्कीम्स अभी, अभी तो हम शायद 5% भी कवर अप नहीं कर पाए, अभी तो हमने 5% भी कवर अप नहीं किया। तो अगर बच जाती हैं तो नेक्स्ट मास्टर क्लास सेम संडे को 11 o'clock नेक्स्ट वीक भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग पहले से रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं इस मास्टर क्लास के लिए। अगर इसको पार्ट वाइज किया जा रहा है तो सेकंड पार्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो भी हमारे यहाँ पर प्रतिभागी अवेलेबल हैं, कि नेक्स्ट वीक जब ये मास्टर क्लास फिर से रिपीट होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी का सेकेंड पार्ट वहां पर कंडक्ट किया जाएगा। जो स्कीम्स या जो योजनाएं यहाँ पर छूट जाएंगी हमसे, वो हम सेकेंड पार्ट में इसको जो है पूरा करेंगे। चलिए जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड है सभी को? यूएसटीडी जल्दी से लिख दीजिए, यूएसटीडी। अगर आप समझ चुके हैं मेरी बात को, जल्दी से लिख दीजिएगा अंडरस्टैंड यूएसटीडी, कि आप समझ गए हैं कि अगली मास्टर क्लास सेम टॉपिक पर अगर होगी तो आपको उसके लिए अलग से पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी का सेकंड पार्ट ही आगे कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि आज 2 घंटे के बावजूद हमारी बहुत सारी स्कीम्स रह जाएंगी जो हमें आपसे अभी डिस्कस करनी थी। जल्दी से, वेरी गुड, सभी ने कर दिया। जल्दी से चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए सभी लोग जल्दी से। चलिए जी, अगला मंत्रालय नोट डाउन कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, भेज दिया मैंने आपके साथ चैट बॉक्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर अलग अलग डिवीजन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर अलग अलग डिवीजन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर अलग अलग डिवीजन होते हैं। जैसे आपदा प्रबंधन विभाग अलग होता है, क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है, फॉरेस्ट की बात आती है, तो ऑब्वियस सी बात है एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी होगा, इसके अंदर एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड डिपार्टमेंट होगा। एनवायरमेंट से बात आती है तो हाँ अलग डिपार्टमेंट होगा इनका। राइट, तो हम लगभग लगभग सभी की बात करेंगे। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर मैं जो डिपार्टमेंट लेने जा रहा हूँ, वो मैं लेने के चल रहा हूँ एनिमल वेलफेयर डिवीजन को। ठीक है जी, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, एनिमल वेलफेयर डिवीजन। एनिमल वेलफेयर डिवीजन, इसके अंदर एक स्कीम आती है जहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि नगर पालिका के माध्यम से आपको काम मिलता है, जहां पर आप स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल या बर्थ कंट्रोल या इम्यूनाइजेशन से संबंधित वर्क करते हैं, यानी कि स्ट्रीट डॉग्स का टीकाकरण आपने सुना होगा। किस किसने सुना? जल्दी से मी इन द चैट बॉक्स। जो आवारा कुत्ते होते हैं उनका टीकाकरण होता है, ये चीज किस किसने सुनी? जल्दी से मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से।
वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। बहुत सारे साथी न्यूट्रल हैं, क्यों भाई? अगर क्लास में मजा नहीं आ रहा तो एंड कर देते हैं। अगर क्लास में मजा नहीं आ रहा तो एंड कर देते हैं भाई, क्या जरूरी है? देखिए, जानकारी को उतना ग्रहण कीजिए जितना आपको लगता है कि आप उसको पचा सकें। ओवरडोज होना भी गलत है, क्योंकि ओवरडोज हो जाएगी ना, फिर वो ना आपके काम की है, ना सिखाने वाला जो है का पर्याय जो है सिद्ध हुआ, ना सीखने वाले का पर्याय सिद्ध हुआ। अभी भी बहुत सारे साथियों ने रिप्लाई नहीं किया। चलिए इसको रैप अप करते हैं इसकी क्लास को, और नेक्स्ट संडे को हम बाकी के जो मिनिस्ट्रीज हैं उसको हम जो है कवर अप करेंगे, और जो पीडीएफ रहेगा वो भी हम जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद शेयर करेंगे। चलिए जी, रैप अप करते हैं क्लास को, क्योंकि आप लोग शायद न्यूट्रल हो गए हैं, ओवरडोज हो गया है। ठीक है जी। चलिए जी, मैं आप लोगों को इंटीमेट करना चाहूंगा, आज हमने लगभग जो है 5 मिनिस्ट्रीज, 5 से 6 मिनिस्ट्रीज के बारे में हमने सीखा, जाना, और ये जानने का प्रयास किया कि कहां से हमें कौन सी संबंधित ग्रांट मिलती है। यकीन मानिए अभी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बाकी हैं जिनको हम इस एप्लीकेशन के, इस मास्टर क्लास के सेकंड और थर्ड पार्ट में कवर अप करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपका आज न्यूट्रल रिस्पॉन्स रहा है पार्टिसिपेंट्स का, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट सेशन भी जो है 1 घंटे का ही रखूंगा, 1 से 1.5 घंटे का। तो 1 से 1.5 घंटे का अगर हम सेशन रखेंगे तो शायद इसका थर्ड पार्ट भी हमें देना पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो जानकारियां आपको दी गई हैं इन पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज, इन पर्टिकुलर ग्रांट्स के लिए आप समय समय पर अपने गूगल सर्च इंजन का उपयोग करते रहेंगे, अपने दिमाग का उपयोग करते रहेंगे। आप अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सक्रिय सदस्य हैं, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा हैं, आप द एनजीओ गुरु चैनल का अगर आप हिस्सा हैं, आप इसके मेंबरशिप ऑप्शन में अगर आप एड ऑन हैं, तो आप इन बेहतरीन जानकारियों को जो है समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे, और संबंधित रिलेवेंट वर्क के समय आप जो है हमारी विशेष टीम से जो है स्पेशल सहायताएं या टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो आप समय समय पर प्राप्त करते रहेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को अब जो है एंडिंग की ओर लेना चाहूंगा, और आप लोगों से निवेदन है कि आज की ये जो मास्टर क्लास रही, जिसके लिए आप सभी पार्टिसिपेंट्स ने एक वैल्यूएबल अमाउंट पे किया है, कि क्या इस वैल्यूएबल अमाउंट में क्या आपको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली है। सबसे पहले तो मैं यहीं पर आपके फीडबैक जानना चाहूंगा। जल्दी से मुझे एक बार आपका फीडबैक दे दीजिएगा। पैसा वसूल क्लास रहेगी या नहीं रहेगी ये, क्योंकि अभी तो आपने 1/3 पार्ट कंप्लीट किया है। जल्दी से लिख दीजिए पैसा वसूल, और डाउन साइन लगा दीजिए जल्दी से, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको उचित लगे। आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से, जल्दी से। आपको कौन सा साइन यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको पूरी छूट दी है। जल्दी से पैसा वसूल या डाउन साइन। अभी 1/3 पार्ट कंप्लीट हुआ है सर, बिल्कुल पूरी उम्मीद करूंगा कि ये तीनों पार्ट्स आपके लिए पैसा वसूल ही रहे, क्योंकि आपने पैसा एक बार पे किया है और आप लगातार 3 क्लासेस अटेंड करेंगे, इसकी 3 सेशन अटेंड करेंगे। उसके साथ साथ आपको जो है पीडीएफ भी दिया जाएगा, जहां पर इन संबंधित ग्रांट्स की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, एक डिटेल्ड जो है जानकारी उसमें समाहित होगी, जिसमें आप, जिसको अपने रिकॉर्ड के लिए आप अपना यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने इस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। आप सभी लोगों को एक मेल दिया जाएगा, उस मेल में आपको अपनी कंफर्मेशन देनी है कि आपने इस क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जहां पर आपने इतना चार्जेस भी पे किया है, और आपको ये मास्टर क्लास रिसीव हुई है। उसी मेल के अंदर इस मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग लिंक भी आपको दिया जाएगा। अगर कोई जानकारी इस क्लास के दौरान आपसे छूट गई है, तो आप उस रिकॉर्डिंग में इस मास्टर क्लास को वापस अटेंड कर सकें, वो रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी। और सर आगे जब जब हम बढ़ेंगे तो वो सारी सर्विसेज आपको बताई जाएंगी, जो डीएलएस के बारे में भी जानकारी मांगी है हमारे एक साथी, सर बिल्कुल दी जाएंगी। चलिए, तो आपको एक मेल, उस मेल का जो है रिप्लाई करना अनिवार्य। ध्यान दीजिएगा, जब तक आपका फीडबैक हमें रिसीव नहीं होगा, आप उस पीडीएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अब जो आपके साथ पीडीएफ शेयर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सेटिस्फैक्शन,
ठीक है। आप अगर क्लासेस से सेटिस्फाइड हैं, आपका एक अच्छा फीडबैक हमें मिलता है, तो आपको आगे की क्लास का लिंक मिलेगा। आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपका चार्जेस आपको रिफंड कर दिया जाता है। अब कुछ पॉलिसीज इस महाधिवेशन के बाद चेंज हुई हैं, राइट? तो उन पॉलिसीज के अनुसार अगर आप क्लास से सेटिस्फाइड हैं, तो आपको आगे की क्लासेस के जो है लिंक्स मिलेंगे, जो कंटिन्यूड क्लासेस रहेंगी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। बाकी की जो क्लास बची हुई हैं, उनके लिंक्स आपको नहीं मिलेंगे, राइट? तो अब कुछ पॉलिसीज से आपको गुजरना होगा, उस पॉलिसीज के हिसाब से ही आप हमारे साथ आगे जो है इस जर्नी को कंप्लीट कर पाया करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की जो जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए बहुत जो है उपयोगी रही होगी, और आगे आने वाले इस सेशन के 2 पार्ट और रिमेनिंग हैं। तो पार्ट 1 हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर इसी धीमी गति से, खैर धीमी गति से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी जानकारी लेके उसको फॉलो अप करें, उसको पूरे तरीके से सीखें, समझें। कोई जरूरी नहीं है हम इस क्लास को अगर 5 टाइम में कंप्लीट करना हो, हम 5 बार में कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम उतनी जानकारी को शेयर करेंगे जितनी आप लोग पचा सके और मैं अच्छे से आपको डिलीवर कर पाऊं। तो हम आने वाले 2 सेशंस में इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करेंगे, राइट? तो आप इस मास्टर क्लास का हिस्सा बने, उसके लिए आपको, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले 2 हिस्सों में हम और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर अप करने वाले हैं, और जितना सेशन आपके साथ शेयर कर दिया गया है, एटलीस्ट उतना पीडीएफ आपको आपके बैक रिस्पॉन्स के साथ, यानी कि जैसे आज आप अपना रिस्पॉन्स जब भेजेंगे इस मास्टर क्लास के लिए, तो उसके साथ ही आपको उतनी संबंधित ग्रांट्स का, उतनी संबंधित इन्फॉर्मेशन का पीडीएफ आपको जो है अवेल साथ साथ मेल में करवा दी जाए। मैं उसकी व्यवस्था कर देता हूँ। हालांकि इसमें शायद 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि मेरे पास एक कंप्लीट पीडीएफ था। मैं पहले उसको जो है मर्ज करूंगा, जो आज तक की जो आज की क्लास में जिस डिपार्टमेंट तक हम पहुंचे, यानी कि स्कीम ऑफ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक, मैं उसको सेपरेट कर देता हूं, और यहां तक की इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस क्लास के अंदर जो मैंने आपको ग्रांट्स और स्कीम्स बताई हैं, वो सिर्फ सिलेक्टेड बताई हैं, जबकि जो पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा उसमें अन्य जो स्कीम रह गई हैं वो भी इंक्लूड होंगी, राइट? तो ये पीडीएफ अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के बाद मिलने वाले मेल में आपका एक शानदार फीडबैक मुझे जरूर रिसीव होगा। इसी उपेक्षा के साथ, इसी आकांक्षा के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से साधुवाद। मीट यू नेक्स्ट संडे 11 o'clock in the morning in the same masterclass part 2. Have a great day. Thank you. Thanks a lot to all of you.